आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 के अध्याय 3 को, हमारे धातु एवं अधातु को। तो वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। वह दो भाग हैं, धातु एवं अधातु। धातु के कुछ उदाहरण निम्न हैं, जैसे आयरन, इसका सिंबल होता है Fe, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर आदि। धातु के कुछ मुख्य उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। धातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पर हम इनको अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं, और ये अंतर हमेशा 5 अंकों में पूछे जाने वाला प्रश्न है। 5 में, 3 में, 4 में कभी भी पूछा जा सकता है, जिसमें हम धातु गुणधर्म के आधार पर इसके अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, जबकि अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है, चमकीली नहीं होती है। केवल आयोडीन ही ऐसा है जो चमकीला होता है। कठोरता, तो धातुओं में सबसे अधिक कठोरता पाई जाती है, लेकिन धातु में कठोरता नहीं पाई जाती है। धातु में जो कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जो कठोर नहीं होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होते हैं और इन्हें आराम से चाकू से काटा जा सकता है। अब जब हम अधातु की बात करते हैं तो कार्बन का एक अपर रूप हीरा है जो सबसे प्रकृति का कठोरतम पदार्थ माना जाता है, और यह क्या है, अधातु है। रूप के आधार पर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस में पाई जाती हैं। केवल मरकरी एक ऐसी जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और अधातु की बात करें तो अधातुएं ठोस, गैसीय रूप आदि रूप में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन को छोड़कर ब्रोमीन यह तरल अवस्था में पाया जाता है। अगाध वर्ध्यता, तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि अधातुएं इसमें अगाध वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब हम देख लेते तन्यता। तन्यता मतलब तनने की क्षमता। धातुओं में को पतली तारों के रूप में खींचा जा सकता है, जबकि अधातुओं में तन्यता की क्षमता नहीं पाई जाती है। विद्युत व ऊष्मा की चालकता। धातुओं में विद्युत व ऊष्मा की चालकता पाई जाती है, यह सुचालक होते हैं। सीसा, धातुओं में 2 उदाहरण ऐसे हैं, सीसा एवं मरकरी है कुचालक होती है, जबकि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती हैं। ग्रेफाइट एक ऐसा उदाहरण है अधातुओं का जो या सुचालक होता है। घनत्व की बात करें हम तो सामान्यतः जो धातुओं का घनत्व रहता है अधिक रहता है, उसका उच्च गलनांक का रहता है। सोडियम और पोटेशियम, यह ऐसा घनत्व, इनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। अधातुओं का गलनांक हमेशा कम होता है। धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज उत्पन्न करती है, लेकिन धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद कोई आवाज उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। ऑक्साइड की बात करें हम तो निम्नतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और धातुएं अम्लों क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे SO2। अब जब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की बात करते हैं तो वायु से क्रिया, जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। जैसे हमने आयरन को उदाहरण के मान के चलें कि आयरन का हमने लिया धातु और उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाई, तो वह क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड। जैसे इधर यहाँ पर और भी उदाहरण लिए गए हैं, जैसे कॉपर की और ऑक्सीजन की हम क्रिया करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा, यह एक काला क्षेत्र प्राप्त होगा। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम की ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से क्रिया करती हैं, और ऑक्सीजन, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए हमें केरोसिन या पिकरीन का उपयोग में डुबाकर रखा जा सकता है। केरोसिन को हम हमेशा सोडियम को हम हमेशा केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। अब यहाँ पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक
लेड वायु के साथ धीरे धीरे क्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होती है, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण गर्म करने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। चांदी या एयु सोना ऑक्सीजन के साथ ही है बहुत कम अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड बेधातु ऑक्साइड जो अम्लों तथा क्षारों के साथ दोनों से क्रिया करते हैं और लवण उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जब हम अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है प्लस H2O बनता है। अब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम क्षार से क्रिया कराएंगे 2NaOH, तो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है प्लस H2O बनता है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। यह जल के साथ क्रिया कराने पर, अभी हमने क्या देखा था, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर, जल के साथ क्रिया कराने पर, जब धातु की जल के साथ क्रिया कराने पर कराते हैं तो यह क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और धातु ऑक्साइड की जल से क्रिया कराएंगे तो वह धातु हाइड्रोक्साइड बनेगी। जैसे हम धातु के कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर। केवल भाप से क्रिया कराने पर एक क्रियाशील होती है, केवल एल्यूमिनियम, आयरन, Zn क्रियाशील होते हैं। ठंडे जल के साथ क्रिया कराने पर यह ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। गर्म जल के साथ क्रिया केवल मैग्नीशियम ही करता है, और सेलेनियम और मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया कराने पर तैरते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं और जल से कोई क्रिया नहीं करते हैं। कौन, लेड, कॉपर, सोना और चांदी। अब हम आगे देख लेते हैं कुछ उदाहरण। सोडियम की हम जब जल से क्रिया कराएंगे तो यह क्या, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और इसमें कुछ ऊष्मा भी रहेगी जो हीट की रूप में हमें दिखाई देगी। जब हम कैल्शियम की पोटेशियम के साथ कैल्शियम की जल के साथ क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर हम मैग्नीशियम की जल से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। इस प्रकार सभी तत्वों के उदाहरण है। तीसरे उदाहरण को देख लेते हैं, धातुओं की तनु जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु तनु जल के साथ अभिक्रिया करने पर लवण व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जैसे Fe प्लस Fe2HCl। क्या अम्ल के साथ, तनु अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है तो यहाँ पर आयरन क्लोराइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। मैग्नीशियम की क्लोराइड से हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराने पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। Zn की HCl से क्रिया कराने पर Zn जिंक क्लोराइड बनता है और एल्यूमिनियम की हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया कराने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ क्रिया। जब हम एक धातु विलयन की अभिक्रिया दूसरे धातु विलयन के साथ कराते हैं तो हमें धातु प्राप्त होती है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है, जिसे हम अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं उनके यौगिक से विस्थापित कर यह धातुओं की सक्रियता पर आधारित रहती है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे अधिक क्रियाशीलता से निम्न क्रियाशीलता की ओर। तो यहाँ पे हम सबसे ले लेते हैं जो अधिक क्रियाशील है, पोटेशियम है, पोटेशियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के बाद जो आ जाता है हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और फिर आ जाता है लेड बहुत धीमी क्रिया करता है। फिर इसके बाद हाइड्रोजन के बाद कॉपर के बाद मरकरी के बाद Ag यानी कि चांदी और चांदी के बाद सोना। यह सबसे कम क्रियाशील धातु है। अब इनके बारे में हम चर्चा करें तो धातुओं की धात्विक क्षमता
धातुओं की अधातुओं के साथ क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता की संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातुओं के परमाणु और संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता के इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, जहां हम यह बात करें तो जो सोडियम रहता है उसकी संयोजकता होती है 288 यहाँ पर यह एक आयन या तो किसी से दे देगा या फिर ले लेगा, तो यह क्या कर देता है, एक आयन का त्याग कर देता है, यानी कि प्लस आयन कहलाता है। यह सोडियम धनायन कह सकते हैं हम इसे। अब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का ये संयोजकता कितनी है, 2 8 7 17 का है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन में विन्यास करते हैं तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है, सोडियम से ले लेता है और अपनी संयोजकता कंप्लीट कर लेता है, जिससे NaCl का निर्माण होता है। अब जिसे हम जो क्लोराइड है वह कौन सा आयन बनाता है, ऋणायन आयन बनाता है क्लोरीन, ऋणात्मक आयन। अब यदि हम बात करें आयनिक यौगिक, यह विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बंध से बंधकर उनकी आयनिक संयोजकता आयनिक यौगिक बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आयनिक गुणधर्मों के बारे में। भौतिक प्रकृति के ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। इनका गलनांक व क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत कम पाया जाता है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील होते हैं। केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। विद्युत चालकता की बात करें हम तो विद्युत चालकता यौगिक जलीय अम्ल और गलित अम्ल के रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस के रूप में विद्युत का संचालन नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। बाकी सेकंड वीडियो पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातु हम किस किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, क्योंकि कोई भी धातु हमें शुद्ध तरह से प्राप्त नहीं होती है, उनके यानी खनिज पदार्थ प्राप्त होता है। फिर हम उनका निष्कर्षण करके शुद्ध करके उनको शुद्ध धातुओं में लाते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।